नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बातचीत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। वो बैकफुट पर हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद 7 महीनों में नौकरी और बाजार की हालत कमज़ोर हो गई है। नई नौकरियों का पैदा होना लगभग रुक सा गया है और महंगाई फिर से सर उठाने लगी है। शुक्रवार को जारी अगस्त महीने की जॉब्स रिपोर्ट ने यह दिखाया है कि केवल 22,000 नई नौकरियां पैदा हुई हैं, जो उम्मीद से बहुत कम है। इसके साथ ही बेरोजगारी दर 4.3% तक पहुंच गई, जो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि ट्रंप द्वारा भारत समेत तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की रणनीति अपनाने के बाद ये खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जून में अमेरिका में 13,000 नौकरियां गायब हुईं, जो दिसंबर 2020 के बाद पहली मासिक गिरावट है। फैक्ट्रीज और निर्माण क्षेत्र में नौकरियों में कमी देखी गई है। अप्रैल में ट्रंप ने कहा था कि उनकी टैरिफ पॉलिसी नौकरियों और फैक्ट्रियों को वापस लाएगी, लेकिन इसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग के 42,000 और कंस्ट्रक्शन में 8,000 नौकरियां कम हो चुकी हैं। ट्रंप ने 2024 में वादा किया था कि उनकी नीतियां अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, लेकिन हकीकत कुछ अलग सी नजर आ रही है। हकीकत में तो अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है। ट्रंप ने तेल को लिक्विड गोल्ड बताते हुए दावा किया था कि इससे देश अमीर होगा, लेकिन तेल और गैस क्षेत्र में भी 12,000 नौकरियां कम हो चुकी है। ट्रंप ने अपने पहले दिन से महंगाई खत्म करने और बिजली की कीमतें आधी करने का वादा किया था, लेकिन अप्रैल में 2.3% की वार्षिक महंगाई दर जुलाई में बढ़कर 2.7% हो गई। बिजली की कीमतें भी इस साल 4.6% बढ़ चुकी हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने कई कंपनियों जैसे वॉलमार्ट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल को कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। खराब आर्थिक आंकड़ों के लिए ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि अगर ब्याज दरें कम की जाती तो नौकरियां बढ़ती। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी जल्दी ब्याज दरें कम करने से महंगाई और बढ़ सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स देशों की आज बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। ब्रिक्स देश के नेताओं की आज होने वाली बैठक का आयोजन ब्राजील ने किया है, जो इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% का टैरिफ लगा रखा है, जो आज से लागू हो रहा है। इससे ब्राजील की अर्थव्यवस्था पर भारत की तरह असर पड़ने की आशंका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स नेताओं की वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि रणनीति के तहत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों की इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी डॉलर के लिए ब्रिक्स को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, जबकि ब्रिक्स के कई सदस्य देश लगातार डॉलर के विकल्प में एक वैकल्पिक करेंसी लाने की मांग करते रहे हैं, जबकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इस मांग का कभी खुले तौर पर समर्थन नहीं किया है। तो एक तरफ ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन, दूसरी तरफ अमेरिका में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी की मार। आखिर जिन नीतियों के तहत ट्रंप ने टैरिफ का यह मसौदा गढ़ा था, सवाल यह है क्या वह बैकफायर कर रही है? और यदि ऐसा हो रहा है तो क्या ट्रंप इस पर विचार करने को तैयार हैं एक बार फिर से? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और अब क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा को गति देते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर अर्थशास्त्री
अश्विनी राणा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। बात जो होगी वैश्विक पटल पर उसकी तो होगी, लेकिन शुरुआत राणा साहब आपके साथ। जिस उम्मीद के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह सपना देखा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसकी तो बुनियाद नींव ही हिलती हुई नजर आ रही है। खुद के घर में वह घिरते जा रहे हैं। टैरिफ को लेकर जो बातें की थी, ये तो अमेरिका पर बैकफायर होती सी नजर आ रही है। शुरुआती उल्लेख में हमने बहुत कुछ बताया दर्शकों को, आपका क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब ये टैरिफ यूएस ने लगाने शुरू किए थे अलग अलग देशों पर, और वो टैरिफ बढ़ाए थे, जब पहले जो उनके यहाँ टैरिफ था उसको बढ़ाया था, उनका मकसद था कि भाई हम हमारी इंडस्ट्री को हम जो है उसका एडवांटेज देना चाहते हैं। लेकिन वो सोच और वो जो नीति थी वही गलत थी। कारण क्या है कि आपने एक तरफ टैरिफ बढ़ा दिया तो आपके यहाँ पर वो सामान महंगा हो गया, और वो पब्लिक को वो सामान खरीदना है, तो खरीदना है तो महंगा मिलेगा, महंगाई वहां से बढ़नी शुरू हुई। दूसरा, जो आपने कहा कि भाई हम अपनी इंडस्ट्री को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो मुझे लगता है कि हालांकि वो कोई बिल्कुल ऐसे इस तरह के व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी एक अपनी सोच थी कि उनको पहले वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए था, यानी वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो और उसके कारण से वो इंडस्ट्री चलनी शुरू हो, प्रोडक्शन शुरू हो। उसके बाद जब लगे कि भाई हम अपनी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो हब हमारा बन गया है, तो हम जो है इंपोर्ट जो करेंगे वो महंगा करें ताकि हमारी इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना हो। तो ऐसा अगर होता तो शायद मुझे लगता है कुछ ज्यादा अच्छा होता। लेकिन उनका ये था कि उनको लगा कि भाई मैं अपने दबाव के कारण बाकी सारे देशों को जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर तैयार कर लूंगा, लेकिन वो वहां भी फेल हुए, यहाँ भी फेल हुए। इंडस्ट्री उनकी लगी नहीं लगी, तो जो नौकरियां मिलनी चाहिए थी, मिल सकती थी, वो भी नहीं मिली। महंगाई के कारण भी नौकरियों में समस्या है। और जो अभी उनके यहाँ ये दिक्कत हो गई कि कोर्ट में मामला है कि भाई ये टैरिफ जो है ये आपने गलत लगाया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट उनका अगर ये निर्णय दे देता है तो उनके लिए और मुश्किल आने वाली है, क्योंकि जो वो एडिशनल टैरिफ ले चुके हैं वो वापस करना पड़ेगा तो आपके ऊपर आर्थिक बोझ आएगा। यानी चौतरफा गिर गए हैं, और जो जियो पॉलिटिक्स में तो गिर गए हैं कि ब्रिक्स अपना एक संदेश आज देगा, एससीओ की मीटिंग में एक अलग संदेश चला गया है। यानी पूरा विश्व जो है उनके सामने अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर उनको घेरने के लिए तैयार है। तो देश में भी घिरे हैं और विदेश में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए उनकी जो अभी वाणी है ना, तो वहां उनको लगता है कि ओ ये तो गलत हो गया। तो वो अभी थोड़ा सा क्योंकि उन पर विश्वास नहीं हो सकता कि आज क्या है और कल क्या होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये दो कारण है कि टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ी, इंडस्ट्री आपने लगाई नहीं, और आपने ये दोनों उल्टे डायरेक्शन में काम कर दी। ठीक बात है श्रीवास्तव साहब, अब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर मिस्टर प्रेसिडेंट अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है, वह ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। हालांकि लोग सोच ही रहे हैं, इस बीच में कई अहम मीटिंग्स भी हो रही हैं। आज एक अहम मीटिंग ब्रिक्स की भी है, अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है, लेकिन हमला किस पर होगा? क्या एक और नई मुसीबत में ट्रंप खुद को घिरा हुआ देख सकते हैं? हालांकि भारत थोड़ा पीछे रहा है, इसमें डायरेक्ट पीएम शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन साथ तो है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में जल्दीबाजी में दिखाई देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास समय कम है और उनके महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, और उन महत्वाकांक्षाओं को कितना जल्द से जल्द हासिल कर लें, ऐसे अमेरिका ग्रेट अगेन को बनाने का उनका जो एक इनकी सोच है, उसमें बहुत सारे लक्ष्य तय कर रखे हैं। और बड़ी महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा मैं कहूँगा, उसके साथ काम कर रहे हैं। कनाडा को 51st स्टेट कह देना, ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में ले लेने की बात करना, पनामा को अपने अधिकार में ले लेने की बात करना, और जाहिर है कि वो पूरे विश्व के मामलों में भी एक लगातार आक्रामक टैरिफ को
की नीति को अपना करके और उसमें उस प्रक्रिया में ना तो वो अपने पड़ोसियों को छोड़ रहे हैं, ना तो अपने क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को छोड़ रहे हैं या एलाइज को छोड़ रहे हैं, सबको टारगेट करते जा रहे हैं एक तरफ से। और इसका परिणाम और उसके पीछे तर्क ये है कि इससे अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा होगा। अरे आप अपनी इकोनॉमी को दूसरे के हानि के आधार पर अगर फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपकी नीति कितने दिन चलेगी और आपकी क्रेडिबिलिटी कितने दिन बची रहेगी। और क्रेडिबिलिटी तो बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बिगाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। किसी भी संस्था का, व्यक्ति का, उसकी रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी को बिगाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और यदि वो इस तरीके की जल्दीबाजी में काम करेंगे और जैसे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी इस तरीके से नहीं ऑपरेट करती है, उसके डायनामिक्स अपना समय लेते हैं। और ऐसे में यदि आपको लगता है कि आपके पास 3 साल का समय बचा हुआ है और इसमें हम सब कुछ हासिल कर लें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर लें, रशिया यूक्रेन युद्ध भी शांत करा लें, हमास को भी पराजित कर लें, अमेरिका की इकोनॉमी को बड़ा फायदा पहुंचा दें और पूरी दुनिया पर शासन करें, तो ये होने वाला नहीं है। और आज का ये जो विश्व है वो 21वीं सदी के तीसरे दशक में है। 21वीं सदी के भी 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बड़ी पावर्स इमर्ज कर चुकी हैं। आपको भारत को, ब्राजील को, चाइना को, रशिया को, अन्य शक्तियों को यथोचित सम्मान देना होगा। आप उनको डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे तो कोई आपका डिक्टेशन मानने नहीं जा रहा है। और अमेरिका की इकोनॉमी भी विश्व की इकोनॉमी पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका डिक्टेट कर लेगा, आप टैरिफ लगा देंगे तो क्या दूसरा टैरिफ नहीं लगा सकता। चाइना ने टैरिफ लगा के दिखा दिया, चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। और भारत की जहां तक बात है, देखिए हम बहुत जिम्मेदारपूर्ण तरीके से चलते हैं, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं किया। आपने एडिशनल टैरिफ लगाया ये कहते हुए कि आप रशिया से अपने संबंध आप चूंकि बना के रखे हुए हैं, आप ऑयल खरीद रहे हैं, इसलिए हम आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। उसके तुरंत ही बाद हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रशिया पहुंच गए, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, फिर विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर रशिया पहुंचे, फिर उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना पहुंच गए और उन्होंने एससीओ में जिस तरीके का पार्टिसिपेशन किया उससे मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर था। भारत को दबाव में डाल करके यदि आप कहेंगे कि हम रशिया के साथ जो हमारा बहुत ही परम मित्र है, टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, उसको हम खत्म कर लें, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। रादर और संबंध गहरे हो जाएंगे और यही हो रहा है। भारत और रशिया के संबंध और अधिक गहरे हो गए हैं और अधिक प्रगाढ़ हो गए हैं। चाइना के साथ भी हमारी जो असहमतियां हैं उसके ऊपर अब बातचीत होकर के उसके समाधान का रास्ता निकल रहा है। एससीओ मजबूत हो रहा है, ब्रिक्स मजबूत हो रहा है। तो आपके इस तरीके के प्रोवोकेशन से जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऑफेंडेड फील कर रहा है और आपको आपसे डील करने के लिए तैयार कर रहा है। तो ये अमेरिका के लिए अल्टीमेटली मैं कहूंगा कुणाल जी, इनकी जो नीतियां हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वो अमेरिका के अपने हितों के लिए सबसे ज्यादा घातक है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब थोड़ा रियलाइजेशन उनके अंदर आ रहा है, जैसे उन्होंने अभी ट्वीट किया कि ऐसा लगता है कि वो भारत को खोते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो रशिया को खोते जा रहे हैं। और फिर उन्होंने अभी कल कह दिया परसों कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा भारत के साथ रहूंगा। तो ये रियलाइजेशन आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा बुद्धिमत्ता अगर जल्दी आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये जो मति भ्रम जल्दी दूर हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक बात है। और विवेक से काम करें, बुद्धिमत्ता से काम करें तो वो अमेरिका के हितों के लिए होगा। इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंटैक्ट है और इसके आधार बड़े गहरे हैं और बड़े कठिन परिश्रम के साथ अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने, इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ 1.0 एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को बनाने का ही काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जैसा कि मैंने कहा 2.0 का उनका जो दूसरा कार्यकाल है उसमें वो जल्दीबाजी में दिखाई देते हैं, ए मैन इन हरी। ऐसा लगता है कि वो जल्दीबाजी वाले व्यक्तित्व में है और उस तरीके की सोच से उनको उभरना होगा। और जो घटनाओं के जो आउटकम्स होते हैं वो अपने समय पे होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यदि चाहेंगे कि 3 साल के अंदर हम मेक अमेरिका ग्रेट कर लें तो ये होने वाला नहीं है, वो अपना समय लेगा और उसके लिए भी आपको सकारात्मक प्रयास करने होंगे। भारत ने तो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य 2047 तक सेट कर रखा है। यदि भारत के प्रधानमंत्री कहें कि हम 3 साल में भारत को विकसित भारत बना देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, उसमें अपना समय लगेगा, बनेगा लेकिन उसमें समय लगेगा। तो यही बात अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को भी समझनी होगी और जो ये जल्दीबाजी दिखा रहे हैं और ट्रांजैक्शनल अप्रोच दिखा रहे हैं उसको त्याग करके एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम करना होगा। और ऐसा रियलाइजेशन उनके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन ये हम ये भी जानते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ। आज को कुछ कह रहे हैं, कल को कुछ कर रहे हैं। तो ये उसके लिए भी भारत तैयार है, लेकिन भारत जाहिर है कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति किसी दबाव में आकर के अपने निर्णय नहीं लेगी, और ये भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और वैश्विक हितों को भी हम ध्यान में रखते हैं। आज का नया भारत जो है वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करते हैं। तो हमारी विदेश नीति, रक्षा नीति और आर्थिक नीति बड़े ही मजबूत आधारों पर खड़ी है, विजन पे खड़ी है, और ये डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा। ठीक बात है। राणा साहब, कई महत्वपूर्ण बैठक भी ट्रंप साहब करते नजर आ रहे हैं। देखिए, गूगल के सीईओ से भी बातचीत हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट से भी आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, ये तमाम टेबल पर कॉन्फ्रेंस चल रही है। मेरा आपसे एक सिंपल स्पष्ट सवाल है, ये जो जिम्मेदार बना देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसे कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को ही उन्होंने, पॉवेल साहब को जिम्मेदार ठहराया खराब नीति के, नीतियाँ तो बहुत लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन डिसाइडिंग अथॉरिटी तो आप हैं। क्या दूसरों के ऊपर गोली चला देने से बेहतर होगा खुद के अंदर भी झांक के? हु फोर्स्ड यू टू ऑप्ट फॉर दीज नीतिज या पॉलिसीज? बिल्कुल आपने सही कहा कुणाल जी। क्या है कि भाई अपने संजीव जी जो कह रहे थे कि वो बहुत जल्दी में है, और जल्दी में वो रहें, उनको पता है कि उनका ये लास्ट टर्म है। तो ऐसा तो नहीं है कि भारत की तरह कि भाई एक टर्म मिला, दो टर्म, तीसरा, अभी चौथे पांचवे की भी भारत के जो राजनीतिक दल है वो सोचते हैं। तो उनको ऐसी क्या जल्दी है? और जो उन्होंने ये मीटिंग्स की गूगल के सीईओ से या बाकियों से, वो अच्छा है प्रयास। वो एक रणनीति के तहत जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए भाई कौन क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कितना करेगा, वो एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। लेकिन जो निर्णय नीति निर्धारक हैं फेडरल रिजर्व, उसी को आप जो है क्वेश्चन कर देंगे, तो फिर आप या तो आप इतने विद्वान हो कि आप वो फेडरल रिजर्व के सीईओ या चेयरमैन की जरूरत नहीं, आप ही डिसाइड कर ले। वो वहां पर हैं तो किसी कारण से है कि भाई उनकी उतनी समझ है, क्वालिफिकेशन है, और वो ऐसे निर्णय ले सकते हैं। अब भारत में भी देखेंगे जो रिजर्व बैंक है और उसके गवर्नर हैं, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है, उसके अंदर टीम है, वो डिसीजन करते हैं। सरकार के साथ हो सकता है कि वो कुछ बातचीत करते होंगे, लेकिन वो एक अपना अपना डिपार्टमेंट सब चलाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर वो भी चलाएं तो मुझे लगता है कि बचे खुचे जो उनके पास है समय है, उसके अंदर जो उन्होंने डैमेज किया है वो डैमेज कंट्रोल कर पाए, इतना ही काफी है यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। वो और ज्यादा बहुत मत सोचें, जितना है वो अच्छा रहे, वो एस्टेब्लिश रहे, वो उस प्रकार से चलता रहे। वो बहुत ज्यादा छलांग लगाने की कोशिश मत करें। छलांग लगाएंगे बिल्कुल, तो इस उम्र में वो जो छलांग लगाने वाली बात होती है ना जी, ये आप नहीं कर सकते। तो वो उनके लिए शायद अच्छा होगा, और उनके अगर एडवाइजर भी उनको ये सलाह दें और वो माने तो वो यूएस को बचा सकते हैं, नहीं तो यूएस को खड्डे में डाल के और वो चले जाएंगे, और यूएस को फिर खड़े होने में बहुत समय लग जाएगा। राणा साहब, एक छोटा सा कमेंट और कर दीजिए। आप ये बताइए कि जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप अपने इन पॉलिसीज से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, इससे उनको बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें उनके खुद के घर में उन्हें परेशान करने लगी है या लगेगी और ज़्यादा व्यापक तौर पर, तब क्या उन्हें ये रियलाइजेशन हो जाने की उम्मीद है? तब क्या वह ये सोचेंगे कि पॉलिसीज़ जो हमने ली थी या उसे हमने लागू किया था उसे रिवर्स करने के लिए, और क्या वह सक्षम है या कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो अगर किसी की माने, जो उनके सलाहकार हैं उनकी माने तो अच्छा है। मैंने इसलिए कहा कि बाकी बचे टर्म में वो जो बाकी उनके सलाहकार हैं उनकी माने, और मान कर जो है वो जो चीजें हैं उसको ठीक करें, और जो गलत निर्णय है उनको ठीक करें, और बाकी गलत निर्णय और आगे मत लें, तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक रख सकते हैं। नहीं तो जितना उनके ऊपर डेट है यूएस के ऊपर, हालत बहुत खराब है। अभी आपने महंगाई का भी बताया, अनएम्प्लॉयमेंट का। एक चीज तो वहां पर कोई मीडिया में ये भी नहीं दिखाता, भारत की बात करते हैं कि सड़कों पर किस प्रकार से वहां पर होमलेस लोग रहते हैं।
लाखों की तादाद में है वो। तो ये नहीं है कि यूएस में गुडी गुडी है और वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। उनका घर, मुझे लगता है कि भारत मतलब बाकी देश, भारत और बाकी देश अपने नागरिकों के लिए कंसर्न है। सरकार अनाज भी दे रही है, बाकी चीजों को भी सोच रही है, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं क्या? उन्हीं की बात करके वो आए थे कि होमलेस को मैं कुछ दूंगा या करूंगा, क्या किया है उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को खराब करने के अलावा अभी तक ट्रंप ने कोई काम नहीं किया। ठीक बात है, और यह सोचना पड़ेगा उनको, तो जरूर सोचना पड़ेगा। श्रीवास्तव साहब, आपने जैसा कहा मैन इन हरी, आपको लगता है कि उन्होंने अपने हाथ में इस बार बहुत सारे टास्क को ले लिया है, चाहे मेक्सिको से इमिग्रेशन वाली बात हो, चाहे अब इस पूरे ट्रंप को लेकर के चर्चा हो, या फिर अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं टैरिफ को लेकर के ट्रंप साहब की। आपको लगता है इतने सारे चीज़ों को लेने के बाद कैपेबिलिटी भी होती है जो इंसान की, वह कभी कभी उस तरीके से सहयोग नहीं करती? क्या वही ट्रंप के साथ हो रहा है? क्योंकि उनका पहला कार्यकाल भी लोगों ने देखा है, इससे ठीक उलट उनका दूसरा कार्यकाल है। नहीं, देखिए, टास्क को हाथ में लेना उसमें कोई आपत्ति नहीं है। टास्क को हाथ में लेना ही चाहिए, और यदि आपने कोई महत्वाकांक्षा भी बना रखी है तो उसका भी टास्क आप लीजिए, लेकिन वो महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने का अपना समय होता है। आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अगर रखेंगे कि 3 साल के अंदर बहुत कुछ हासिल कर लें, सब कुछ हासिल कर लें, तो ये नहीं होने वाला है। तो और जो भी एकम्प्लिशमेंट्स होते हैं, तो किसी भी राष्ट्र की, व्यक्ति की, संस्था की जो उपलब्धियां होती हैं वो अपना समय लेती है। और दूसरा ये है कि ऐसे भी अप्रोचेज रखने चाहिए कि जो कि कंस्ट्रक्टिव हो। आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने के चक्कर में आप भारत जैसे राष्ट्र को अगर खोते जाएंगे, भारत के को ही टारगेट करना शुरू कर देंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो ऐसे में जाहिर है कि आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं बना पाएंगे। अमेरिका फर्स्ट यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए अन्य राष्ट्रों को भी यथोचित सम्मान देना होगा। यदि आपका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का विजन है तो भारत का विकसित भारत को बनाने का विजन है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने तो आपको बहुत अच्छे और सरल शब्दों में भी समझाया था कि आपका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा है तो हमारा मेक इंडिया ग्रेट अगेन मीगा है। और आप मागा और मीगा अगर मिल जाए, 1 + 1 अगर हो जाए तो ये 11 बनते हैं। तो ये 1 + 1 11 को करने के बजाय ये 1 - 1 करने की कोशिश कर रहे हैं। लूज लूज विन विन सिचुएशन की जगह ये लूज लूज वाली सिचुएशन पैदा करते जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध यदि खराब होते हैं तो ये दोनों राष्ट्रों के लिए अच्छा नहीं है, भारत और अमेरिका दोनों के लिए अच्छा नहीं है, मैं कहूंगा। तो ये रियलाइजेशन आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसा कि उन्होंने अपने हाल के जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आ जाते हैं, 1 or 2 मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने जो बात कही है वो एक जाहिर है कि एक रियलाइजेशन ही दिखाता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मैं भी मानता हूँ कि अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने में काफी काम किया। और क्वाड का जो इनिशिएटिव आया उनके कार्यकाल में आया। क्वाड का इनिशिएटिव हालांकि 2007 में आ गया था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आगे बढ़ पा रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से ही क्वाड की जो समिट हुई वो लीडर्स की समिट होना शुरू हो गई। और ये समिट का जो अगला एडिशन है वो भारत में होने वाला है। संभव है कि वो यात्रा भी करें, हालांकि उसके बारे में कुछ अभी अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि संभव है कि ना आए। लेकिन जैसे जैसे तनाव की स्थिति दूर होगी वैसे वैसे उनके आने के आसार बढ़ेंगे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को करना होगा और अपने आत्म मंथन को करना होगा, अपनी गलतियों को सुधारना होगा, ब्लंडर जो उन्होंने कर रखे हैं। और सबसे पहले तो ये 50% का जो अन्यायपूर्ण टैरिफ लगा रखा है इसको तुरंत विड्रॉ करना चाहिए अमेरिका को। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है यदि जितना जल्द से जल्द इसे रियलाइज करे, गहरे तरीके से रियलाइज करे, उतना अच्छा होगा। नहीं तो यदि उन्होंने कोई फिर से जाकर के गलती करना शुरू कर दिया और कल को कोई फिर से नया स्टेप्स लेने शुरू कर दिया आक्रामक, तो ऐसे में वो अपने क्रेडिबिलिटी को तो और गहरा लॉस करेंगे ही। और इंटरनेशनल जो पोलराइजेशन उनके विरुद्ध हो रहा है वो तो और होगा ही। और साथ ही साथ जाहिर है कि वो अमेरिका की इकोनॉमी को और अमेरिका के आम लोगों को अल्टीमेटली बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। आपको याद होगा, आपके दर्शकों को याद होगा कुणाल जी, कि जब ये
डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस लड़ रहे थे अपने दूसरे कार्यकाल का, तो उन्होंने ये कहा था कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति दोबारा बन गया तो अमेरिका के लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को एड्रेस करूंगा, वहां पे इन्फ्लेशन की क्राइसिस को एड्रेस करूंगा। लेकिन क्या वो दुनिया के साथ जो बैर भाव मोल लेते जा रहे हैं और पूरे विश्व को आर्थिक संकट में डाल करके, यदि जाहिर है कि उनकी इकोनॉमी भी प्रभावित होगी, तो इससे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस और बढ़ेगी और अल्टीमेटली अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें जनता दिखा देगी कि वो क्या सोचती है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और फिर उनको और कहीं ऐसा ना हो। देखिए अभी मैं कुणाल जी एक बात कहना चाहता हूँ, आपने जो सवाल किया था राणा साहब से, रियलाइजेशन यदि वो अभी कर लेते हैं तो कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। हाँ। लेकिन यदि अभी उनके पास समय अच्छा खासा है और अभी वो जो ऐसे एक्सपेक्टेशंस की जो हासिल किए जा सकते हैं उस पर काम करें और बहुत ज्यादा अति महत्वाकांक्षी न हो, और अमेरिका का एक ग्लोबल स्टेटस है और वो बना हुआ है, अभी भी मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सब्सटेंशियल डैमेज उन्होंने किया है, लेकिन अब यहाँ से डैमेज ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और जहाँ जो डैमेज कर रखा है उसको सुधार करें और एक अपनी पार्टनरशिप्स को, अपने अलायंसेस को मजबूत बनाएं और अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं, कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को एड्रेस करें और जो अपने कंस्ट्रक्टिव एजेंडास हैं उनके ऊपर काम करें। और यदि वो ऐसा करते हैं तो ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का उनका जो विजन है उसमें वो कंट्रीब्यूट करके जाएंगे, और फिर कभी अमेरिका की स्थिति बहुत अच्छी बनी तो डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी को याद किया जाएगा। लेकिन यदि उन्होंने गलतियां की तो जाहिर है कि उनको भविष्य में उनकी आलोचना भी बहुत होगी। इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। अगर उन्होंने बड़ी भारी गलतियां की, अमेरिका को अगर क्षति पहुंचाई, तो आप देखिएगा कि आने वाले समय के जो राष्ट्रपति हैं वो कितना डोनाल्ड ट्रंप को कोसने का कार्य करेंगे, उनकी आलोचना करने का कार्य करेंगे और बड़े ब्रूटल होकर के उनका एनालिसिस, उनकी लेगेसी को देखा जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इतिहास के पन्नों में यदि अच्छे नेता के तौर पे अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो अभी भी समय है उनके पास, अभी भी वो समझ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, और मेजर आई ओपनर है उनके लिए यदि वो इन बातों को जल्दी रेक्टिफाई कर लें तो जैसा कि आप दोनों लोगों ने कहा है कि उनके लिए बेहतर होगा, अमेरिका के लिए बेहतर होगा और विश्व के लिए तो होगा ही। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी बस इतना ही। नमस्कार।